गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 5 अधिकार पढ़ रहे थे। आज हम अधिकारों के प्रकार जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास बिना अधिकारों से नहीं कर सकता। उसे अपने नैतिक, मानसिक तथा आर्थिक विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। और प्रजातांत्रिक देशों में अधिकारों का और भी महत्व है। भारत, अमेरिका, जापान, रूस, चीन आदि देशों में इन अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। और सभ्य राज्यों में प्राय नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार जो दिए गए हैं। एक तो नागरिक या सामाजिक अधिकार, या राजनीतिक अधिकार, या आर्थिक जो है अधिकार। तो देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों ने जो निम्नलिखित जो अधिकार दिए जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, शांतिपूर्ण इकट्ठे होने या संस्थाओं का निर्माण करने का अधिकार, परिवार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन इस ऐसे बहुत सारे जो अधिकार हैं जो दिए जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़े होते हैं। तो देखिए, अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं। और राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने का, असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, अधिकार का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों के अपेक्षा लोगों में सरोकार की अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसका सहयोग करते हैं। अर्थात सबसे मेन है कि लोगों की सहभागिता करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि फुटपाथ पर रहने और इन इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। एक गरीब व्यक्ति है जो अपने रोजी रोटी के लिए फुटपाथ पर रहता है, भीख मांगता है, तो उनके लिए अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत और उचित जो परिस्थितियां जैसी जो है सुविधाएं होनी चाहिए। अर्थात उनका सबसे पहले तो क्या है, उनको खाने की व्यवस्था ही उनके लिए की जानी चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं, अर्थात उनको कुछ खाने की जो व्यवस्था है उनको करवाई जाए। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना शुरू की है। आजकल आधिकारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रहा है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का जो अधिकार, जो और बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी ही है। शालीन जीवन यापन
के लिए आवश्यक है, अन्य स्थितियों भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा सके। अब अधिकारों की जिम्मेदारी, देखो हमें जो अधिकार मिले हैं लेकिन कुछ जिम्मेवारी भी उसके साथ बनती है कि उनका सही हम पालन करें। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी को वो हमें लागू करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं, बल्कि हमें इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी निजी जरूरतों और हितों को ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों को भी की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं, अर्थात अपना फायदा ही नहीं करें। हमें सामाजिक अपने राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए भी कुछ हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं, जो उनके जैसे पर्यावरण को बचाना, वन्य जीव को बचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल संरक्षण कम से कम करना, नए वृक्ष लगा और जंगलों की कटाई रोक कर हरियाली बरकरार रखना, ये हमारी जो है जिम्मेवारी बनती है, जो हम सब के लिए अनिवार्य है। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी आवश्यक करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वस्थ जो है दुनिया पाने का हक है, इसके बिना भी बेहतर जीवन नहीं जी सकते। दूसरे अधिकार का अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करें, अर्थात दूसरे लोगों का भी सम्मान करें, उनके अधिकारों का हनन न करें। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने विचारों की को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का जो है इंटरफेयर पसंद नहीं है, तो हमें भी दूसरों की जो भी कार्य है उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध हैं। तीसरे टकराव की स्थिति में हम अपने अधिकारों को संतुलित करना होगा। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, अर्थात मैं किसी भी जगह की तस्वीर में ले सकता हूँ जो मुझे अच्छी लगे, लेकिन उसमें किसी राष्ट्र का नुकसान न हो। लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूँ, तो उसे इंटरनेट में डाल दूँ, तो यह उनकी गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन करता है, अर्थात ये उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अब देखिए चौथा जो हमारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, चौथे नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों स्वतंत्रताओं पर लगती हैं। नागरिकों के अधिकारों भलाई जो कि रक्षा करना और जरूरी मान का राष्ट्रीय सुरक्षा की बाजू का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए तो क्या होगा? क्या आतंकी क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सपना करते हुए राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीनने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है आतंकवादियों को? नहीं। क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं। क्या उन लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टैप करने की छूट दी जा सकती है उनको? नहीं दी जा सकती। क्या सच कबूल करवाने के लिए, उसे यातना का सहारा देने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है। गिरफ्तारी जो तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके बारे में और
डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक घर में रहकर आप इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।